हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके चैप्टर 23 और चैप्टर 24 के FST 1 के MCQs हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर 23 देख लेते हैं। इसका नाम है आपका मस्तिष्क एवं शरीर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोज़ इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग उन वीडियोज़ को क्लिक कर देख सकते हो, और वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो MCQs। तो फ्रेंड्स, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मनुष्य के शरीर की पूरी कार्य पद्धति का समन्वय किससे होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र, मीन्स नर्वस सिस्टम। मनुष्य के शरीर की जो पूरी कार्य पद्धति का समन्वय होता है वो तंत्रिका तंत्र से होता है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे है आपका यहाँ पे, मनुष्य के मस्तिष्क की रचना 1 खरब कोशिकाओं से हुई है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स, और हिंदी में इन्हें बोला जाता है तंत्र कोशिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर है आपका यहाँ पे, तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो आपका मस्तिष्क, मेरुरज्जु और परिधीय तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब कि ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह से मिलकर आपका नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे है आपका यहाँ पे, तंत्र कोशिकाओं को उनके कार्यों के अनुसार कितने किस्मों में बांटा गया है? ठीक है, तो तंत्र कोशिकाओं को बांटा गया है आपका 3 किस्मों में। ठीक है, पहली होती है आपकी प्रेरक तंत्र कोशिका, जिसे इंग्लिश में मोटर न्यूरॉन बोला जाता है। सेकंड होते हैं आपके संवेदी तंत्र कोशिका, जिन्हें इंग्लिश में सेंसरी न्यूरॉन बोला जाता है। और थर्ड होते हैं आपके अंतरा तंत्र कोशिका, ठीक है, जिन्हें इंटरन्यूरॉन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके के भी MCQs आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाएंगे। तो आप इन सबको नोट डाउन करते हुए चलिए, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तंत्र कोशिका शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचना ले जाने में माहिर होती है। इन संदेशों को क्या कहते हैं? तो इन संदेशों को कहा जाता है आपका तंत्रिका आवेग, और इसे इंग्लिश में बोला जाता है नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तंत्रिका आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे है आपका यहाँ पे, प्रत्येक तंत्र कोशिका में न्यूक्लियस वाला कोशिका का भाग डैश कहलाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोशिका काय, मीन्स सेल बॉडी। ठीक है, प्रत्येक तंत्र कोशिका में न्यूक्लियस वाला कोशिका का भाग कोशिका काय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे है आपका, कोशिका का वह भाग जो धागे की तरह है, अन्य किस्मों की कोशिकाओं या बाहरी पर्यावरण से सूचना लाता है, तो उसे क्या कहते हैं? ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ध्रुमिका। ठीक है, इन्हें इंग्लिश में इन्हें डेंटाइट्स कहा जाता है, और इन्हें हिंदी में दुम्रिका कहा जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे है आपका यहाँ पे, कोशिका काय से अन्य तंत्र कोशिकाओं, मांसपेशियों या ग्रंथियों तक संकेत ले जाने वाला केवल एक धागे जैसा फैला भाग क्या कहलाता है? ठीक है, तो फैला हुआ जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तंत्रिका अक्ष। ठीक है, तो तंत्रिक अक्ष इसे हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में इसे एक्सोन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे है आपका यहाँ पे, किसी तंत्रिक अक्ष के सिरों और अगली कोशिका की दुम्रिका के बीच रिक्त स्थान डैश कहलाता है? ठीक है, तो वो क्या होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। जो क्या तंत्रिक अक्ष के सिरों और अगली कोशिका की दुर्मिका के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको बोला जाता है अंतगर्थन। ठीक है, इसे हिंदी में बोला जाता है अंतगर्थन, और इंग्लिश में इसे स्नैप्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका किसी क्वेश्चन पेपर में आपका पूछा गया था दिसंबर 2019 वाले में, या फिर आपका जून 2020 वाला जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसमें। ठीक है, इन दोनों ही क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 पे है आपका यहाँ पे तंत्रिका तंत्र को 2 प्रमुख भाग में बांटा गया है और वो 2 भाग कौन से हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो वो 2 भाग हैं आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे है आपका यहाँ पे मस्तिष्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। मस्तिष्क के प्रमुख क्षेत्र 3 होते हैं। पहला होता है आपका अग्र मस्तिष्क जिसे इंग्लिश में फोर ब्रेन कहा जाता है, और सेकंड होता है आपका मध्य मस्तिष्क जिसे इंग्लिश में मिड ब्रेन कहा जाता है, और थर्ड होता है आपका पश्च मस्तिष्क। ठीक है, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 3 जो नाम है मस्तिष्क के 3 जो पार्ट्स हैं इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे है आपका यहाँ पे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है आपका प्रमस्तिष्क। ठीक है, जिसे इंग्लिश में सेरेब्रम बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो क्या है, प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 13 है अब आपका यहाँ पे डैश मस्तिष्क स्तंभ से पीठ के नीचे की हड्डी के बीचों बीच से होकर कशेरुकाएँ कहलाने वाली अस्थियों के छल्लों से होकर गुजरती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है मेरुरज्जु। इसे इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है और इसे हिंदी में मेरुरज्जु कहा जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मेरु तंत्रिकाओं के डैश जोड़े होते हैं जो मेरुरज्जु से अपनी पूरी लंबाई में रीढ़ की हड्डियों से होकर शाखाओं के रूप में फूटते हैं। ठीक है, तो कितने जोड़े होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 31 जोड़े। ठीक है, 31 जोड़े होते हैं आपके जो मेरुरज्जु से अपनी पूरी लंबाई में रीढ़ की हड्डियों से होकर शाखाओं के रूप में फूटते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे है आपका यहाँ पे परिधीय तंत्रिका तंत्र में डैश जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितनी आपके जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं हैं, तो वो है आपकी 12 जोड़ी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 12 जोड़ी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे है आपका यहाँ पे डैश जो शिथिल कार्यों के लिए शरीर को तैयार करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उनको बोला जाता है परानुकंपी तंत्रिकाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका परानुकंपी तंत्रिकाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर 23 से। यहाँ पर आपका ये चैप्टर 23 ख़त्म हुआ। फ्रेंड्स अगले चैप्टर के एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहें और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाएँ। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे एंड में लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। या इवान पावलोव ने 1900 के आरंभ में डैश पर प्रयोग किए थे। ठीक है, तो इवान पावलोव ने 1900 के आरंभ में कुत्तों पर सबसे पहले प्रयोग किए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कुत्तों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे है आपका यहाँ पे भोजन देखते ही मुंह में पानी आना कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो भोजन देखते ही मुंह में पानी आ जाना इसे बोलते हैं स्वाभाविक प्रतिवृत्ति क्रिया। ठीक है, नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। एंड 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कोई भी जाति विशेष व्यवहार जो अभ्यास से संबंधित नहीं है वह डैश होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वाभाविक। ठीक है, कोई भी जाति विशेष व्यवहार जो अभ्यास से संबंधित नहीं है वह स्वाभाविक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे है आपका यहाँ पे खाने पीने की किसी चीज़ के साथ बुरे अनुभव के कारण उस चीज़ विशेष को देखते ही या उसकी गंध आते ही आपको जो नफ़रत होती है वह क्या है। ठीक है, तो वो होता है हमारा सीखी हुई प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सीखी हुई प्रतिवृत्ति ठीक है क्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे है यहाँ पे, पाठ्य पुस्तकों में दी गई सामग्री को पढ़ना और याद रखना इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है संज्ञानात्मक अधिगम, कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आया था आपका दिसंबर 2019 में भी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, शिशु की जन्म से 18 महीने तक की अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे बोला जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था। हिंदी में इसे बोला जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंसरी मोटर पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर पूछा गया है आपसे, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे प्राय यह सोचते हैं कि वह धुरी हैं। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को बोला जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल पीरियड। ठीक है, प्री ऑपरेशनल पीरियड इसे इंग्लिश में कहा जाता है, और हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे है आपका यहाँ पे, किस वर्ष के बच्चे सोच सकते हैं और कल्पना से तर्क वितर्क कर लेते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो बच्चे होते हैं वो सोच सकते हैं और कल्पना से तर्क वितर्क कर सकते हैं। ठीक है, 9th नंबर का क्वेश्चन है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर बोला गया है, बच्चे युद्ध ढंग से तर्क करना सीख जाते हैं लेकिन अमूर्त विचारों को नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर पूछा गया है, व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को नापने पर जो परिणाम सामने आता है वही उसका क्या होता है? ठीक है, तो वही उसका बौद्धिक स्तर होता है, मतलब कि IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे है आपका यहाँ पे, बुद्धिमत्ता का अर्थ है। तो बुद्धिमत्ता का अर्थ होता है किसी एक समस्या का एक हल ढूंढना, और रचनात्मक का मतलब है एक समस्या के कई संभावित हल ढूंढना। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे है आपका यहाँ पे, वह अवस्था जब हम बाल्य अवस्था से वह अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम किशोर अवस्था। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोला जाता है एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, वृषभ और अंडाशय से उत्पन्न हार्मोन लड़के लड़कियों में किशोर अवस्था में उभर कर सामने आने वाले डैश उत्तरदायी हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका द्वितीय लैंगिक लक्षण। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर बोला गया है, किशोर अवस्था तनाव और भावात्मक अस्थिरता की अवस्था है क्योंकि इस अवस्था में हमें डैश की तलाश होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वैयक्तिक पहचान। ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे है आपका यहाँ पे, लक्ष्यों के मार्ग में बाधा आने के कारण या दुविधा उपस्थित होने पर क्या होता है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कुंठा, मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, जब कोई काम ना बने तो क्या होने लगता है इंसान को? फ्रस्ट्रेशंस। ठीक है, इसे हिंदी में कुंठा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे है आपका यहाँ पे, दूसरे व्यक्ति या वस्तु को हानि पहुँचाने का इरादा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आक्रामक व्यवहार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका यहाँ पे, अप्रत्यक्ष क्रोध का अर्थ है। तो अप्रत्यक्ष क्रोध का अर्थ होता है आपका विस्थापित आक्रामकता। ठीक है, आक्रामकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विस्थापित आक्रामकता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे है आपका यहाँ पे, कार्यस्थल पर व्यक्ति की दक्षता के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कार्यस्थल पर व्यक्ति की दक्षता के अध्ययन को बोला जाता है मानव क्षमता इंजीनियरिंग या फिर श्रम दक्षता शास्त्र। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे है आपका यहाँ पे, वो कौन से 3 तत्व हैं जिनसे मस्तिष्क में तनाव पैदा हो सकता है और विचार क्रिया में बाधा आ सकती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भारहीनता, अकेलापन और असामान्य वातावरण। ठीक है, ये 3 आपके मेन तत्व हैं जिनसे कि मस्तिष्क में तनाव पैदा हो सकता है और विचार क्रिया में बाधा आ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे है आपका यहाँ पे, अधिगम के 3 तरीके कौन से हैं। तो अधिगम के 3 तरीके हैं उद्दीपन और अनुक्रिया, पुरस्कार और दंड, और तीसरा है आपका संज्ञात्मक अधिगम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके चैप्टर 24 से। और इस वीडियो के अंदर हमने दोनों चैप्टर्स के MCQs कवर किए हैं, चैप्टर 23 के भी और चैप्टर 24 के भी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।